हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्ट्स इन्फो। मेरा नाम रीता चौधरी है। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। ऐसे ही अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, मस्त रहें। आज का वीडियो DHA MCQs के सीरीज़ के ऊपर है। सॉरी बीच बीच में वीडियो नहीं आए क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, और ऐसा है नहीं कि भाई मैं यूट्यूब पे ही बेस्ड हूँ। उतना अमाउंट यूट्यूब से आता नहीं है, तो मुझे अदर वर्क ज़रूर करने पड़ते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा लिटिल बिट लेट हूँ, सॉरी इसके लिए। लेकिन अभी कोशिश करूँगी कि DHA के जो MCQ सीरीज़ मैंने चलाई है इसको कंटिन्यू कर सकूँ। तो आज मैं क्वेश्चन नंबर 10 तक मैंने बता दिए थे, आज क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करूँगी। और ये DHA के MCQs पे ही बोल सकते हैं DHA के जो सिलेबस है उसी के बेस्ड ये MCQs हैं। या फिर जो बच्चे आउट ऑफ इंडिया जाना चाहते हैं या दुबई वगैरह जाना चाहते हैं, उन्हीं के सिलेबस के आधार पर ये MCQs बनाए गए हैं। अगर आपको किसी अदर टॉपिक पे पर्टिकुलरली वीडियोस चाहिए तो उसके लिए अदर से MCQs आ जाएंगे, लेकिन DHA में मैं किसी अदर चीज़ों को शेयर नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे DHA का अगर MCQs के नाम से वीडियो बन रहा है तो ये सिर्फ और सिर्फ DHA बेस्ड ही MCQs आएंगे, और आउट ऑफ इंडिया जो MCQs आते हैं उसी पे बेस्ड आएंगे। ठीक है। और ये केवल उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए हैं जो अपने सपनों को लिए एक तरह से डेडिकेटेड है और कुछ करना चाहते हैं लाइफ में डायलिसिस में रह के। और बाकी जितने भी लोग हैं, अगर वो सोचते हैं कि क्वेश्चन बड़े हैं और ऐसे हैं वैसे हैं, तो प्लीज़ नेगेटिव कमेंट्स देने से पहले आप सोचिए कि आप किसके लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो देर ना करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अ नर्स इज केयरिंग फॉर ए पेशेंट हु हैज़ बीन डायग्नोज एज हैविंग ए किडनी मास। मतलब एक नर्स जो है एक ऐसे पेशेंट की केयर कर रही है जिसको कि डायग्नोज किया गया है किडनी में मास, और द पेशेंट आस्क्स द नर्स द रीजन फॉर द रीनल बायोप्सी व्हेन अदर टेस्ट सच एज कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन एंड अल्ट्रासाउंड आर अवेलेबल। और उस पेशेंट को रीनल बायोप्सी के लिए बोला गया है, लेकिन वो पेशेंट कह रहा है कि जब टोमोग्राफी अवेलेबल है, स्कैन टोमोग्राफी अवेलेबल है, प्लस अगर अल्ट्रासाउंड अवेलेबल है, तो मुझे रीनल बायोप्सी कराने की क्या ज़रूरत है। ये बात वो नर्स को बोल रहा है, लेकिन नर्स उसको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रही है। तो अगर हमसे कोई ऐसा पूछता है कि आखिर उसको रीनल बायोप्सी की नीड क्यों है, तो यहाँ पे मैं टिक तो नहीं लगा सकती, लेकिन आंसर ज़रूर बताऊँगी। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि गिव स्पेसिफिक साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन अबाउट द लेसन। ए में तो ये क्या बोल रहा है कि रीनल बायोप्सी के द्वारा जो उसकी कोशिकाएं हैं उसकी कोशिकाओं की सही जानकारी मिल जाएगी कि आखिर वो मास किसका है और कितनी किडनी की कोशिकाएं इफेक्ट हुई हैं, क्या हो रहा है, इस चीज़ की जानकारी मिल जाएगी रीनल बायोप्सी की, जो हमें अल्ट्रासाउंड या अदर किसी में नहीं मिलेगी। दूसरी चीज़ बी में क्या दे रहा है, डिटरमाइन इफ द मास इज ग्रोइंग रैपिडली और स्लोली। रीनल बायोप्सी के थ्रू हमें ये पता चलेगा कि वो जो रीनल मास है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है या स्लोली बढ़ रहा है। तीसरा क्या है, हेल्प डिफ्रेंशिएट बिटवीन द सॉलिड मास एंड फ्लूइड फिल्ड सिस्ट। इसके द्वारा रीनल बायोप्सी के द्वारा ये पता चल जाएगा कि वो फ्लूइड वाला मास है या फिर सॉलिड मास है। फोर्थ ये दे रहा है, प्रोवाइड आउटलाइन फॉर द रीनल वास्कुलर सिस्टम। तो रीनल बायोप्सी जो है रीनल वास्कुलर सिस्टम की आउटलाइन प्रोवाइड करा रही है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, ए इसका सही आंसर है। रीनल बायोप्सी हम जब हमारी किडनी भी खराब हो जाती है तब भी कराते हैं, उससे हमें ये पता चलता है कि हमारी किडनी की कितने हद तक खराब हुई है। ऐसे ये सॉलिड मास है तो उसमें हम पता चलाएंगे कि हमारे जो किडनी है उसकी सेल किस हद तक खराब हुई है, क्या आखिर चल रहा है, किसकी वो प्रॉब्लम है, ये हम इसके द्वारा रीनल बायोप्सी के द्वारा पता लगाएंगे। इसीलिए डॉक्टर ने उसको रीनल बायोप्सी सजेस्ट की है। तो इसका आंसर क्या है, ए। दूसरा 12 नंबर क्वेश्चन है, डायलिसिस अलाउ फॉर द एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल्स अक्रॉस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बाई विच द फॉलोइंग एक्शन। तो अब ये क्या बोल रहा है कि डायलिसिस एक्सचेंज को अलाउ करती है सेमी परमेबल, पूरी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पे ड्यूरिंग डायलिसिस, किन प्रोसेस के थ्रू। तो इसका सादा सिंपल आंसर है आंसर सी, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। यहाँ पर एक बात बहुत अच्छी तरीके से जानने वाली है
कि जब भी डायलिसिस होती है तो बहुत सारी जगह डिफ्यूज़न में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का यूज़ किया जाता है, लेकिन एक सिंपल सी बात है कि डिफ्यूज़न में कोई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यूज़ नहीं होती, लेकिन हाँ ऑस्मोसिस में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ज़रूर यूज़ होती है। अगर बात गलत लग रही हो तो आप सर्च भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर है 12 का सी। नाउ come to the 13 number question. During hemodialysis, is it necessary for the dialysis solution to be hypertonic? क्या ड्यूरिंग हीमोडायलिसिस ये ज़रूरी है कि जो डायलिसिस सॉल्यूशन है मीन्स पार्ट ए और पार्ट बी वो हाइपरटोनिक हो? तो देखिए नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ऐसा क्यों? देखिए जब भी कोई भी डायलिसिस सॉल्यूशन बनाया जाता है, जैसा मैंने पहले भी बताया था कि जो डायलिसिस सॉल्यूशन हम ड्यूरिंग डायलिसिस यूज़ करते हैं वो डायलिसिस सॉल्यूशन का कंपोजिशन, ये डायलिसिस सॉल्यूशन है और ये हमारा ब्लड है। तो जो ये डायलिसिस सॉल्यूशन जो कि हम पेशेंट की डायलिसिस करने में यूज़ करेंगे, इसका कंपोजिशन हमारे ब्लड के कंपोजिशन से क्या होगा, बिल्कुल मैच खाएगा। अगर ये मैच नहीं खाएगा तो डायलिसिस में फिल्ट्रेशन प्रोसेस नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब ये इससे मैच खाता है तभी तो फिल्ट्रेशन होता है, इधर से उधर ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, मानिए कि यहाँ पर सोडियम की वैल्यू कितनी है, 12 है, और हमारे ब्लड में भी सोडियम की वैल्यू मान लेते हैं 12 हो। ठीक है, अब अगर डायलिसिस कब हो रहा है, किडनी खराब हो गई, ये सोडियम मीन्स नमक बॉडी से निकल नहीं पाया तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 14। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे सोडियम क्या है, कम है और यहाँ पर ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ से चीज़ें इधर आएंगी, कब तक आएंगी, जब तक कि स्टेबिलिटी इक्विलिब्रियम सेट ना हो जाए। तो इसीलिए डायलिसिस का कंपोजिशन चाहे वो हाइपोटोनिक हो या हाइपरटोनिक हो, दोनों ही तरह का डायलिसिस का कंपोजिशन मीन्स को अगर डायलिसिस में कोई चीज़ ज़्यादा होगी या कोई चीज़ ब्लड के कंपोजिशन में ज़्यादा या कम होगी तो वो जो है इफ़ेक्ट कहीं ना कहीं गलत पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर होगा इसका इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, बी, नॉट नेसेसरी बिकॉज इट कुड कैन हैव नेगेटिव इफेक्ट ऑन द डायलिसिस। नहीं, ये नेसेसरी नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई अगर ये ऐसा होता है तो ये डायलिसिस पे क्या होगा, नेगेटिव इफेक्ट डालेगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 14. A 44-year-old man with a long-standing history of insulin-dependent diabetes mellitus is admitted in the intensive care unit with diabetic acidosis. एक 44 साल का व्यक्ति है जो कि लॉन्ग टाइम से इंसुलिन पे डिपेंडेंट है डायबिटीज़ मेलिटस के थ्रू, और वो आज कहाँ एडमिट हुआ है, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस के साथ में आईसीयू में एडमिट हुआ है। ही हैज़ एक्यूट किडनी इंजरी, इसको क्या हो गया, एक्यूट किडनी इंजरी हो गई है और इसको हीमोडायलिसिस स्टार्ट किया गया है, कहाँ पर, आईसीयू में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट प्रेफर्ड रूट फॉर द वास्कुलर एक्सिस इंसर्शन फॉर द रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। अब ये पूछ रहा है कि अब ये एडमिट हो गया, इसको डायलिसिस हीमोडायलिसिस चलाने के लिए बोला गया है, तो ऐसा कौन सा वास्कुलर एक्सिस का जो रूट होगा जो कि इसे कम सजेस्ट किया जाएगा, तो वो कम सजेस्ट होने वाला जो रूट है वो कौन सा होगा, यहाँ पर एक मिनट, कम सजेस्ट होने वाला जो रूट होगा वो क्या होगा, यहाँ पर सबक्लेवियन। क्या होगा यहाँ पर, सबक्लेवियन। यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो गई है, मैं इसको सही करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अभी आप ध्यान रख लीजिएगा, बी जो है इसका राइट आंसर है। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूँ, पिक्चर के थ्रू बताऊँगी, क्योंकि इसमें ये वाला जो मोड मैंने चलाया इसमें इतनी चीज़ें दिखाई नहीं देंगी। सबसे पहले मैंने यहाँ पे नीचे थ्योरी भी लिखी हुई है। सबसे प्रेफरेबल रूट जो होता है वास्कुलर एक्सिस का वो कौन सा, कैथेटर का, वो क्या होता है हमारा, राइट इंट्रलर जुगुलर वेन। अब ऐसा क्यों होता है, देखिए सबसे कम प्रेफर किया जाएगा सबक्लेवियन इन चारों में। जैसे फिमोरल वेन को भी कम प्रेफर किया जाता है। फिमोरल वेन को तब प्रेफर किया जाता है जब पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो रही होगी, तब फिमोरल वेन को प्रेफर किया जाएगा। ठीक है, जुगुलर वेन सबसे मेन इफेक्टिव जो रूट होता है वो क्या होता है, राइट इंटरलर जुगुलर वेन। ऐसा क्यों है, देखिए
यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, अगर आप पढ़ पा रहे हो, क्योंकि आज मेरे फ़ोन का ये प्रॉपर काम नहीं कर रहा है तो मैं वो चीज़ें समझा नहीं पा रही हूँ जो चीज़ें मैं समझाना चाह रही हूँ। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि राइट इंटरनल जुगुलर वेन इज़ द प्रेफर्ड वेन फॉर हीमोडायलिसिस एक्सिस एज द वेन टेक्स ए स्ट्रेट पाथ। राइट इंटरनल जुगुलर वेन जो होता है वो प्रेफर्ड वेन है डायलिसिस एक्सेस के लिए, हीमोडायलिसिस एक्सेस के लिए, क्योंकि इसका जो पाथ होता है वो क्या होता है, स्ट्रेट होता है सुपर कहाँ तक के लिए, सुपीरियर वेना कावा तक के लिए। अगर हम लेफ्ट इंटरनल जुगुलर की बात करते हैं तो इसके कैथेटर को रिक्वायर होते हैं टू राइट एंगल कहाँ तक पहुँचने के लिए, सुपीरियर वेना कावा तक पहुँचने के लिए। ठीक है, इसकी वजह से कई बार जो कैथेटर होता है वो डलने के बाद ही डिसफंक्शनल स्टेज में भी आ जाता है। इसके बाद ये दिया हुआ है द लेंथ ऑफ द कैथेटर इज इक्वली इम्पोर्टेंट विद द ऑप्टिमम फ्लो अकरिंग व्हेन द कैथेटर टिप position in the right arterium superior vena cava junction internal jugular axis and the inferior vena cava for femoral axis। अब क्या बोल रहा है कि जो कैथेटर की लेंथ है ये भी काफ़ी हद तक डिपेंड करती है। यहाँ पर मैंने सेकंड पिक्चर में ये दिखाया है कि अगर राइट जुगुलर वेन का कैथेटर है तो वो 15 सेंटीमीटर का होगा। अगर कैथेटर लेफ्ट में पड़ रहा है तो उसकी लेंथ 18 सेंटीमीटर होगी। सबक्लेवियन का अगर राइट कैथेटर पड़ रहा है तो उसकी लेंथ 14 सेंटीमीटर होती है। ऐसे ही सबक्लेवियन का सबक्लेवियन का लेफ्ट कैथेटर पड़ रहा है तो इसकी लेंथ कितनी होती है, 17 सेंटीमीटर होती है। अब इस पिक्चर में आ जाइए, जैसा इसमें बताया गया है। देखिए मैं अभी यहाँ पर पिक्चर के थ्रू जैसा यहाँ पर थोड़ा सा आ रहा है, अगर आप देख पा रहे होंगे राइट जुगुलर वेन वाला ये कैथेटर देखिए कैसे जा रहा है, बिल्कुल सीधे जा रहा है, सीधे जा रहा है। और हमारी यहाँ पर जैसा आप देख पा रहे हैं ये क्या है, हमारी सुपीरियर। अब ये जो जा रहा है ना यहाँ पे, ये सुपीरियर वेना कावा है। इसको कहीं पे ये कैथेटर सीधे जा रहा है जुगुलर वेन से, यहाँ पर इसको कहीं से भी मुड़ना नहीं पड़ रहा है और आराम से ये सुपीरियर वेना कावा तक पहुँच पा रहा है ये कैथेटर। ठीक है, अगर आप ऐसे ही यहाँ पर आते हैं लेफ्ट साइड पे है ना जुगुलर की, तो यहाँ पे देखिए इसे कैसे टर्न लेना पड़ रहा है। सबसे पहले एक टर्न यहाँ पे, फिर ये कैथेटर दूसरा टर्न लेगा, फिर ये यहाँ पर जाएगा सुपीरियर वेना कावा तक। तो इसीलिए राइट जुगुलर वेना कावा स्ट्रेट जाता है, इसलिए सबसे मेन मतलब सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाला या बोलेंगे प्रेफरेबल साइट होती है वास्कुलर एक्सिस कैथेटर के लिए। और यदि लेफ़्ट की बात करते हैं, क्योंकि वो दो राइट एंगल में मुड़ते हुए जाता है तो डिसफंक्शनल होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, इसीलिए लेफ़्ट इंट्राजुगुलर वेना कावा को प्रेफर नहीं किया जाता। ना ही ऐसे ही हम बात करते हैं सबक्लेवियन कैथेटर की, तो उनकी भी सेम सिचुएशन होती है। इसलिए हमें लेफ्ट वाले को ना प्रेफर करके सबक्लेवियन को प्रेफर ना करके सबसे प्रेफरेबल रूट क्या है कैथेटर का, राइट जुगुलर इंट्राजुगुलर कैथेटर। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ड्यूरिंग हीमोडायलिसिस द प्रॉपर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन द डायलिसिट इज इवेलुएट, कंटिन्यू बाई मेजरिंग द कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन। अब ये क्या बोल रहा है कि जब ड्यूरिंग डायलिसिस हो रही है तो जो इलेक्ट्रोलाइट की जो कंसंट्रेशन है उसको कंटिन्यूसली इवेलुएट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कंडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है तो इसका मीन क्या है, इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, बी इसका आंसर होगा कि अगर किसी भी उसमें कंडक्टिविटी ड्यूरिंग डायलिसिस कम हो रही है तो इसका आंसर बी क्यों होगा, क्योंकि ये इंडिकेट करता है कंडक्टिविटी डिक्रीज होने पे कि इलेक्ट्रोलाइट की जो मात्रा है वो क्या है, कम है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन, द ब्लड ड्रेन फ्रॉम ए कन्वीनियंट। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पे दो फिल इन द ब्लैंक्स हैं। ब्लड ड्रेन फ्रॉम ए कन्वीनियंट इज फिल्टर बाई इन ए डायलिसिस यूनिट। अब क्या बोल रहा है, ब्लड ड्रेन फ्रॉम ए कन्वीनियंट, तो इसका जो आंसर होगा, ब्लड हम कहाँ से लेते हैं ड्यूरिंग डायलिसिस हम कहाँ से ले रहे हैं, आर्टरी से। तो ब्लड ड्रेन फ्रॉम ए कन्वीनियंट आर्टरी इस फिल्टर बाई, और ये किसके द्वारा फिल्टर होता है, आर्टिफिशियल किडनी के द्वारा इन डायलिसिस यूनिट। सो इट्स राइट आंसर इज सी। पहले फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा कन्वीनियंट आर्टरी इज फिल्टर बाय द आर्टिफिशियल
किडनी। ठीक है, तो इसका 16 का राइट आंसर क्या होगा? सी। नाउ 17 पे आते हैं। द पेशेंट विथ ARF हैज सीरम पोटेशियम में 6 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। एक पेशेंट है जो किसके साथ है? एक्यूट रीनल फेलियर के साथ है, जिसका सीरम पोटेशियम 6 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है। द नर्स वुड प्लान विच ऑफ द फॉलोइंग एज ए प्रायोरिटी एक्शन। नर्स किस चीज़ को प्रायोरिटी एक्शन पे प्लान करेगी? ठीक है, सबसे पहला चेक द सोडियम लेवल, प्लेस द क्लाइंट ऑन ए कार्डियक मॉनिटर। मतलब नर्स जो है सोडियम लेवल को चेक करेगी, पेशेंट को कार्डियक मॉनिटर पे रखेगी, इनकरेज द इंक्रीज वेजिटेबल इन द डाइट। वो पेशेंट को एनकरेज करेगी वेजिटेबल डाइट के लिए। अलाउ एन एक्स्ट्रा 5 ml ऑफ फ्लूइड इनटेक टू डाइल्यूट द इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन। वो क्या बोलेगी पेशेंट को कि भाई तुम 500 ml पानी और पी लो, जिससे कि इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन डाइल्यूट हो जाए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? जब भी पोटेशियम बढ़ा होगा तो क्या होगा? हार्ट पे असर पड़ेगा, इसलिए फर्स्ट काम क्या होगा? हार्ट की एक्टिविटी को मॉनिटर करना। तो इसका जो आंसर होगा बी, प्लेस द क्लाइंट मीन्स प्लेस द पेशेंट ऑन ए कार्डियक मॉनिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक डज हीमोडायलिसिस फॉर सॉल्यूट क्लियरेंस। सॉल्यूट क्लियरेंस के लिए हीमोडायलिसिस में कौन सी मतलब टेक्निक फॉलो की जाती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या है? ए, डिफ्यूज़न। सॉल्यूट क्लियरेंस के लिए हीमोडायलिसिस में डिफ्यूज़न टेक्निक प्रेफर की जाती है। इसका जो पूरा ब्यौरा मैंने नीचे दे रखा है, तो प्लीज़ आप खुद ही पढ़ लें। मैं अगर उसे समझाने बैठी तो बहुत टाइम लग जाएगा, फिर भी ना समझ में आए तो मुझे कमेंट्स करिएगा, या तो नीचे यूट्यूब पे या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पर, तो मैं वहाँ पर ज़रूर बताऊँगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। क्या ज़रूरी है ऑस्मोसिस प्रोसेस के लिए सबसे ज़्यादा? तो ऑस्मोसिस प्रोसेस के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आंसर नंबर बी, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अगर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं होगी तो ऑस्मोसिस का प्रोसीजर भी नहीं होगा। तो 19 का राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डोप्स डायलिसिस आउटकम एंड प्रैक्टिस पैटर्न स्टडी ऑब्जर्व 45% हाई रिस्क ऑफ डेथ। मतलब डॉप्स ये ऑब्जर्व करता है कि 45% पेशेंट जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा डेथ के हाई रिस्क पे होते हैं जिन लोगों में सोडियम लेवल कितना कम होता है? 140 मिली इक्विवेलेंट से कम होता है, या 137 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर से कम होता है, या 130 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से कम होता है, या 125 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से कम होता है। तो इसका जो आंसर क्या होगा? बी। मतलब अगर किसी पेशेंट के अंदर जो सोडियम की मात्रा है वो 137 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से कम होती है, तो ऐसे पेशेंट जो होते हैं वो ज़्यादा हाई रिस्क पर होते हैं डेथ के। तो ये था आज का वीडियो। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।